तो फिलहाल बेसिकली क्लास 12th की सबसे पहली क्लास, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा बेसिक बातें ही करेंगे। यानी ऑब्वियसली सबसे पहली शुरुआती बातें, कोई कंसेप्चुअली किसी चैप्टर की शुरुआत नहीं कर रहे, बल्कि आमतौर पे आपको पढ़ाई कैसे करनी है, और आमतौर पर क्लास 11th के मुकाबले यहाँ 12th की जो पढ़ाई है वो थोड़ी अलग है या कितनी अलग है, और साथ ही साथ क्लास 11th की भी क्या कुछ बातें ऐसी हैं, अगर बाय चांस हमारी क्लास 11th की अकाउंट्स कच्ची पक्की सी है तो क्या 12वीं पे बहुत ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं, और कितना। तो वही सारी सारी सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं, जहाँ उम्मीद करता हूँ ये बात मालूम है आप लोगों को कि जो आपका फाइनल टर्म एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम की ही बात करेंगे। मान के चलें इस साल हम जो भी बातें करेंगे, हम किसी यूटी की नहीं कर रहे, ना ही बीच में जो मिड टर्म होंगे उनकी बात कर रहे हैं, हम तो सीधा सीधा फाइनल टर्म की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हालांकि उसके अंदर भी ये है कि सीबीएसई तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, कभी कुछ कहता है कभी कुछ, यानी कई बार बोला हुआ है कि इस बार आपके 2 बार एग्जाम होंगे, अभी भी वो चीज़ बोल दो कंफर्म नहीं हुई है, बट ठीक है फिलहाल के लिए तो यही मान के चलो कि नहीं, एक ही बार एग्जाम होगा। अगर 2 बार होंगे तो वो तब की तब देखेंगे, 2 बार होंगे, 2 बार होंगे, होने चाहिए, होने तो चाहिए। अरे कहाँ भाई, जब एक बार के एग्जाम के लिए पूरा 1 साल मिल रहा है हमें, बहुत है। अगर उसमें भी हम नहीं कर पा रहे तो फिर एडिशनल 2-3 महीने में ही क्या कर लेंगे, बेकार का है वो। एक ही बार होना चाहिए, 2 बार क्या मतलब बेवजह घसीटने वाली बात हो जाती है। वैसे ही फरवरी के महीने में बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद में मार्च अप्रैल के अंदर हम आगे के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे या दूसरे बोर्ड की तैयारी करेंगे। तो क्योंकि वो अपने जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बाद वाले, वो तो आगे नहीं खिसकने वाले। ऐसा नहीं है कि 2 बोर्ड अगर हो गए जिसमें से पहला लगभग लगभग जनवरी में होगा और दूसरा लगभग लगभग मार्च या अप्रैल तक में होगा, तो फिर बाद में एंट्रेंस एग्जाम मई से आगे खिसक जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम तो अपनी जगह है, तो बेकार ही है, 2 बोर्ड नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, वही सबसे बढ़िया है। खैर, तो जो फाइनल टर्म का एग्जाम रहेगा वो आपका 80 नंबर का रहेगा, जहां इस बार आपकी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बुक हैं, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम की फॉर्म में बोलते हैं हम इन्हें, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड। बुक कौन सी रेफर करनी है, एक बार फिर वही जो हम बातें बोलते हैं टीएस ग्रेवाल, ठीक है जी, वही हमें रेफर करनी होती है। जहां जो सबसे पहली वॉल्यूम है वो आपकी पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में है। पार्टनरशिप जिसको कि आपने थ्योरी की फॉर्म में लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, इस बार आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देन इसके बाद में कंपनी, कंपनी अकाउंट्स, जिसमें मेनली कुछ शेयर्स और डिबेंचर्स जैसी बातें आने वाली हैं जो आपने लास्ट ईयर थ्योरी की फॉर्म में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, तो इस साल न्यूमेरिकल की फॉर्म में पढ़ोगे। लास्ट ईयर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हाँ भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इसके बारे में कुछ पढ़ा था? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनकी प्रिपरेशन करना सीखा था, इन्हें बनाते कैसे हैं, इन्हें प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो ये सीखा था। तो इस साल क्या सीखोगे, तो प्रिपरेशन तो लास्ट ईयर सीख लिया था, तो उन चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हैं हम, यानी अगर बने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आप उस पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई ये ऐसे अच्छी हो सकती है, या अगर इसके बेकार हालात हैं तो क्या क्या कारण हैं। तो एनालिसिस का मतलब वही मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉन आउट करना, तो ऐसा कुछ तुम थर्ड बुक के अंदर सीखने वाले हो। बढ़िया लग रही है थर्ड बुक? हाँ बड़ी बढ़िया, प्यारी सी किताब है, बेहतरीन। जहां मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सपोज करो बात करें तो ये 35 मार्क्स की बुक है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। और ये जो बुक है ये आपकी 25 मार्क्स की बुक है, और ये तीसरी किताब आपकी 20 नंबर की है। और जहां तीसरी किताब आपकी 20 नंबर की है, सबसे कम नंबर की है, तो क्या इसके अंदर सबसे कम कंटेंट है? हाँ कह सकते हो सबसे कम कंटेंट है। हालांकि चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 चैप्टर हैं, यहाँ चैप्टर वाइज बात कर रहा हूँ। यहाँ आपके 5 चैप्टर्स गिवन है, यहाँ आपके 2 चैप्टर गिवन है, सिर्फ 2 चैप्टर गिवन है। हालांकि बेसिकली 2 चैप्टर का मतलब ये नहीं कि बस 2 ही 2 चैप्टर हैं, नहीं, लिटरली एक चैप्टर तो ऐसा है, वो चैप्टर नहीं, वो गाथा है, वो अपने आप में पूरा टॉपिक है। वो नाम है शेयर्स। शेयर्स जो आपने थ्योरी की फॉर्म में लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, तो उसके बारे में पढ़ाई करनी है। मान के चलो पूरे के पूरे सिलेबस का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर पे महीना बिता देते हैं हम, एंड समटाइम्स महीने से भी ऊपर। वो डिपेंड करता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैसे जा रही है। तो बेसिकली अच्छा खासा वक्त देना पड़ता है आपको शेयर्स के ऊपर, एक अकेले चैप्टर के ऊपर शेयर्स के ऊपर। तो सिर्फ यहाँ क्वांटिटी कम नजर आ रही है, लेकिन क्वालिटी बहुत सारी है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, सेकंड बुक के अंदर। जहां यहाँ 35 नंबर, लगभग लगभग 7 चैप्टर हैं तुम्हारे, 7 चैप्टर। जहां जिस बात से
पढ़कर सुनकर ये तो पता लग ही गया होगा कि सबसे बड़ी किताब जहाँ सबसे ज़्यादा वक्त हमारा जाने वाला है तो वो आपकी पार्टनरशिप ही है। मार्क्स के हिसाब से भी आपके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वहीं पर ही नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चैप्टर भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो क्या बहुत मुश्किल बुक है? नहीं। क्या अकाउंट्स बहुत मुश्किल है? नहीं। बस दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते वक्त तब आपको कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली कि समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी ऐसी खतरनाक सी चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं लगने वाला। लेकिन दिक्कत ये है कि सिलेबस कंपेरेटिवली ज़्यादा है। वैसे नंबर ऑफ चैप्टर अगर हम गिने तो 7 और 2 9 और 5 14 ही हैं। इससे ज़्यादा चैप्टर तो क्लास 11th में पढ़ लिए थे हम लोगों ने। लेकिन क्लास 11th के मुकाबले ध्यान रखिएगा ज़्यादा कंटेंट है इस बार, वाइड डाइवर्सिटी का कंटेंट है इस बार। क्लास 11th का जो कि कंटेंट था वो सारा का सारा इस तरह से ड्राफ्ट किया गया था आप लोगों के लिए कि आपको अकाउंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। और यहाँ इस साल का क्लास 12th का जितना भी सारा का सारा कंटेंट है वो इस नेचर का नहीं है। वहाँ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक तो आता ही है आपको बेसिक तो आता ही है। अब आप चीज़ों का कारण समझकर, चीज़ों का कंसेप्ट समझकर कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि उस पुरानी चीज़ से बहुत लेना देना है। यानी क्या क्लास 11th में अगर हमारी अकाउंट्स कच्ची पक्की सी रह गई तो क्या बहुत ज़्यादा कोई लेना देना है उन बातों का क्लास 12th के अंदर? तो जवाब है ना। वो बीआरएस नहीं आता हमें, डेप्रिशिएशन कच्चा पक्का सा है, तो क्या वो दोबारा से आएगा यहाँ 12वीं क्लास के अंदर? तो जवाब है ना। परचेज बुक का तो फॉर्मेट ही नहीं याद हमें, सेल्स बुक का फॉर्मेट याद नहीं है, कैश बुक में चेक इन हैंड की बातों में परेशान हो जाते हैं, चेक डिसऑनर में परेशान हो जाते हैं। क्या कुछ भी आने वाला है 12वीं क्लास में? तो जवाब है ना। फिर आने क्या वाला है? सब कुछ नया ही आने वाला है। अगर क्लास 11th की बात करूं, क्या क्लास 11th की कुछ बातें यहाँ मैटर करती हैं या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल करती हैं। सबसे पहले तो यही जो मैं क्लास 11th में भी कहा करता था कि ये बात कोई बात नहीं है, ये पूरे के पूरे अकाउंट्स का एक बेसिक फाउंडेशन है जो तो आपको जिंदगी भर के लिए याद रखना है कि कोई भी एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है, लायबिलिटी के केस में बातें किस तरह से हैं, सभी एक्सपेंसेस और सभी लॉसेस का नेचर आमतौर पर हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर क्या बोलते हैं, और इसी तरीके से सभी इनकम और सभी प्रॉफिट का नेचर क्या बोलते हैं। तो ये वाली बात तो आपको अभी क्या, जब जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे, कभी भी पढ़ोगे, अभी पढ़ रहे हो, बाद में ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, सीए में पढ़ोगे, जब कहीं भी पढ़ोगे तो ये बात तो आपको होल्ड होनी ही चाहिए। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी के केस में बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर तो डेबिट किया जाता है। ये एक्सपेंसेस और लॉसेस तो आंख मूंद कर हमेशा ही डेबिट किए जाते हैं, इनमें कोई बढ़ने घटने की बातें नहीं बोली जाती। इनकम और प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट ही किए जाते हैं, कोई बढ़ने घटने की बातें नहीं है। अगर ये बातें हमें पता हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हमें पता हैं, यानी कि यहाँ पर बेसिक बातों की बात चल रही है चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, और उनकी डेफिनेशन की बात नहीं चल रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है। यानी कि कैपिटल होता क्या है, जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, नुकसान होता है हमारा। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, लंबे वक्त के लिए फायदा देने वाली चीज़ें। करंट एसेट क्या होते हैं, कम वक्त के लिए फायदा देने वाली चीज़ें। एग्जाम्पल भी हम लोग जानते हैं, कैश, स्टॉक, बैंक, डेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की अगर बेसिक जानकारियां भी हमें क्लास 11 से हैं तो डन, ठीक है। क्लास 12 के अंदर जो कंटेंट है वो तो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बिल्कुल नया कंटेंट है, उसका कोई लेना देना आपके मान के चलिए किसी भी चीज़ से नहीं है, ठीक है जी। बीआरएस से नहीं है, परचेज बुक, कैश बुक, किसी भी चीज़ से नहीं है। अकाउंटिंग क्वेश्चन तो 11वीं क्लास में यानी इंपॉर्टेंट सी थी, 12वीं में तो क्या ही मैटर करती होगी, तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ 80 नंबर का तो पेपर होगा, तो उम्मीद करता हूं जानते भी हैं हम लोग कि बाकी के 20 नंबर का क्या, बाकी के 20 नंबर का क्या, हाँ क्या बाकी के 20 नंबर का, हम्म, हाँ वो तो प्रैक्टिकल से मिलेंगे, यानी साल के अंत पर। यानी इसकी तो रिलेवेंट जो भी बात हमें वैसे करनी है तो ये लगभग लगभग जब साल खत्म होने वाला होगा उससे पहले, जब आपके प्रैक्टिकल आने वाले होंगे उससे पहले हम लोगों को मेनली डिटेल में जाके करनी है। अभी के लिए तो अपेरेंटली बस इतनी ही बात बोलूँगा कि प्रैक्टिकल के नंबर हैं, टीचर से पंगे ना लें, टीचर्स के ऊपर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनाएं। क्या चापलूसियाँ करनी है, कर सको तो कर लो, नहीं कर सको तो मत करो, मगर पंगे तो नहीं लेने बिल्कुल भी, है ना। बस इतनी सी बातें हैं। तो टीचर से पंगे नहीं लेने हैं, जो भी वो कॉपी वगैरह मेंटेन करने के लिए कहती हैं, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहते हैं तो करो, चाहे तरीके से मत करो। वो तो दे देते हैं 50 क्वेश्चन, 50 मत करो बट 10 तो करके ले जाओ और चेक करा लो उनसे। तो रजिस्टर मेंटेन करो, टीचर से पंगे नहीं लेने हैं। तो फिलहाल के लिए तो बस इतनी ही बातें हैं। और बाद में प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक्सटर्नल बाहर से टीचर आते हैं,
आपसे सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना होता है, तो बाहर से टीचर आते हैं। हालांकि उससे रिलेटेड जो भी ज़्यादातर डिटेलिंग बात होंगी तो वो तो तभी होगी जब लगभग लगभग दिसंबर का महीना आ चुका होगा, जब आपके प्रैक्टिकल आने वाले होंगे। तो खैर फिलहाल के लिए ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम फर्स्ट और हम लोग किस तरीके से चलने वाले हैं, तो ऑब्वियसली सीरियली ही चलेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम फर्स्ट से ही बातों की शुरुआत होगी, और ज़्यादातर हर जगह जहाँ पर आपका स्कूल भी चलेगा तो स्कूल के अंदर भी पहले आपकी वॉल्यूम फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी कलाकारी दिखाते हैं कि वॉल्यूम थर्ड जो कि कम नंबर की है तो उसमें कम कंटेंट है, तो वो वॉल्यूम फर्स्ट कराते कराते वॉल्यूम थर्ड को भी करा देते हैं। या कई बार बहुत से स्कूल तो और आगे चल पड़ते हैं, वो कहते हैं लो हम तो सबसे पहले यही कर देते हैं कि वॉल्यूम थर्ड देंगे। उनका टारगेट क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, उन्हें पता है सब हर जगह कोचिंग के अंदर क्या चल रहा है। वॉल्यूम फर्स्ट से शुरुआत कराइए, तो वो चेक करते हैं कौन सा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो वॉल्यूम थर्ड से शुरुआत कर देते हैं कि देखेंगे कौन सा स्कूल में पढ़ाई करके दिखाएगा। तो कुछ ऐसे करते हैं। खैर हम लोग तो ऑब्वियसली सिक्वेंशियली ही चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर वॉल्यूम फर्स्ट से ही शुरुआत होने वाली है, पार्टनरशिप से। देन उसके बाद में साइमल्टेनियसली बारी बारी से सारी की सारी किताबें खत्म करते चले जाएंगे। तो ठीक है जी, ओके। तो बातों की शुरुआत करनी है हमें किस चीज़ से, अपनी पार्टनरशिप से, जहाँ ढेरों सारे चैप्टर हैं, ढेरों सारे चैप्टर हैं। फिलहाल सभी बुक्स की तो बात नहीं करूँगा, इस बुक के अंदर जितने भी रेलेवेंट चैप्टर्स हैं उनके नाम की बात फिलहाल के लिए अभी के अभी कर लूंगा, जिसके आइडिया लग जाएगा कि इस बुक के अंदर ओवरऑल पढ़ना क्या क्या है आपको। जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसको कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल। नाम से थोड़ा सा कुछ आइडिया लगता है कि ओवरऑल बाकी के चैप्टर करने के लिए इसमें कुछ बेस लेवल के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाते हैं, जर्नल एंट्री सिखाई जाती हैं, और वो आपको आगे के चैप्टर के अंदर भी काम आती है, और यह सच्चाई भी है। हालांकि क्या नाम में बेसिक फंडामेंटल फंडामेंटल बेसिक बातें आ रही हैं, तो क्या बेसिक और आसान सा चैप्टर है? नहीं, सबसे बड़ा सरदर्द तो यही बनता है ज़्यादातर बच्चों के लिए। ठीक है, तो बेसिक तो नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हम। ठीक है जी। इसके अलावा कभी भी कोई नया पार्टनर अगर आएगा, किसी फॉर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आएगा, तो फ्री में तो नहीं आएगा, उससे पैसा मंगाएंगे हम, खूब सारा पैसा मंगाएंगे हम, फ्री में क्यों बनाएंगे पार्टनर्स? और भी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, तो उसके बकायदा एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो उसकी अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हो। पार्टनर का आना पढ़ते हो, पार्टनर का जाना पढ़ते हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब जिस तरीके से अगर किसी भी नए पार्टनर को हम एडमिट कराएंगे तो क्या फ्री में कराएंगे? नहीं, बदले में पैसा लेंगे उससे, कि पैसा देना पड़ेगा तब जाके ही आपको पार्टनर का दर्जा देंगे हम। तो ऐसे ही अगर कोई पार्टनर जाना चाहेगा, रिटायर होना चाहेगा, और यहाँ पर रिटायरमेंट वर्ड का मतलब ये है कि उसकी एज हो गई, अब तो दिन पूरे हो गए, अब तो आप रिटायर हो जाओ, तो जवाब है ना। तो यहाँ रिटायरमेंट शब्द का मतलब है किसी भी कारण से पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है। अब कारण एज भी हो सकती है, कारण हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, कारण पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कारण पार्टनर लोगों के साथ, बाकी पार्टनर लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ देते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर रिटायरमेंट वर्ड का मतलब वो एज वाली रिटायरमेंट नहीं है, मतलब एज वाली भी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी हो सकता है। जब कहीं भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा तो वो अपना जो भी पैसा उसने लगाया होगा, कमाया होगा, वो सारा का सारा अपने फॉर्म में से लेके जाता है, तो उसकी सारी सारी अकाउंटिंग पढ़नी है। आगे एक और चैप्टर आप पढ़ते हो, इसमें ही पार्टनर जा रहा है, जा ही तो रहा है। ठीक है, इसमें तो जा कहाँ रहा है, इसमें तो दुनिया से ही चला गया है ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो गई है तो जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर वो पैसा लेके जाता है, क्यों? क्योंकि उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, तो वो अपना पैसा तो जरूर लेके जाएगा। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर भी जो जो उसका पैसा लगा हुआ था वो पैसा दिया जाएगा किसको? वो पार्टनर तो है नहीं इस दुनिया में, तो उसके घर वालों को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मांगेगा ना, उसका बेटा मेरे पिताजी का पैसा कहाँ है जो बिजनेस के अंदर लगा हुआ था, तो वो पैसा उन्हें देना पड़ेगा हमें, उसकी अकाउंटिंग सारी की सारी पढ़नी है हमें। अब इन सारे सिनेरियोज के अंदर हमेशा 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 ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई एडमिट कर रहे हैं हम पार्टनर को, लाओ पैसा दो। हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, भाई हमारा नाम है मार्केट के अंदर, हमारा नाम है मार्केट के अंदर, तो भाई एक तो हमने हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया था, तो आप इसलिए कैपिटल भी लेके आओ। हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो हमने कैपिटल लगाया था, तो आप भी कैपिटल लगाओ। साथ ही साथ हम पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, जिन 10 सालों के अंदर हमने अपने बिजनेस का थोड़ा सा नाम बनाया है। आप आज आकर हमारे बिजनेस में मर्ज होकर इस नाम का फायदा ऐसे ही ले लोगे बिना किसी कीमत के? तो ऑब्वियसली नहीं। तो गुडविल के नाम का पैसा भी लिया जाता है, मुद्दा है गुडविल। और मान के चलो गुडविल इस साल आपके, मान के चलिए जबान पे इतनी बार आएगा अकाउंट्स के अंदर जितनी कम बार पिछली बार आया था। पिछली बार कहाँ था गुडविल? कहीं भी नहीं था, थ्योरी में था बस कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बस बात खत्म हो गई थी वहीं पर। और जितना कम आपने क्लास 11th में गुडविल बोला था, यहाँ तो
कोई चैप्टर ही ऐसा नहीं होगा जहां आप गुडविल नहीं बोलोगे। गुडविल 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 बोलना ही बोलना है। गुडविल की अकाउंटिंग इस साल आप सीखने वाले हो। गुडविल की अकाउंटिंग भी आप इस साल सीखने वाले हो। और गुडविल की वैल्यू कैसे करते हैं भाई। अब हमारा नाम है मार्केट में, कितना नाम है, 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, कितने का। तो उसको वैल्यू तो करने के कुछ एक मेथड होते होंगे। मेथड नहीं होते, मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। तो लगभग कुछ 7-8 मेथड हैं। तो वो सारे के सारे मेथड पढ़ने हैं। तो वो हैं आपके चैप्टर नंबर 2। मान के चलो सबसे ज्यादा आसान चैप्टर आपके क्लास 12 का ये कुछ कुछ तो अच्छा है। ये बहुत अच्छा प्यारा सा चैप्टर है। हालांकि एक अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। यही कारण है कि हर साल सीबीएसई इसे देता नहीं है, कभी कभी देता है। ठीक है, आसान चीजों को क्यों देगा, वो नहीं देगा। खैर इसके अलावा बीच में एक चैप्टर ये भी है भाई, पार्टनरशिप की बातें कर रहे हैं तो पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई एक वो होता होगा ना, क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि हाँ भाई हम 50-50 के पार्टनर हैं, या हम 60-40 की 60% आपका, 40% मेरा, या 90-10 के पार्टनर हैं, 90% मेरा, 10% सिर्फ तुम्हारा। तो अगर कई बार ऐसा होता होगा कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये बदलता होगा। और जब जब ये बदलता होगा तब तब भी कोई ना कोई अकाउंटिंग में भी हम बातें करते हैं। क्या क्या बातें करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी की सारी बातें जब रेलेवेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इन सारी बातों को बोलकर मैं तो बस इतनी ही बातें समझाना चाहता हूं कि पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में ना सब पढ़ लोगे आप, कुछ बचेगा ही नहीं लिटरली। भाई पार्टनरशिप की बेसिक बातों से लेकर फंडामेंटल जो कि गुडविल वैल्यूएशन है, इसके अलावा एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर बदले, कोई नया पार्टनर आए, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जाए, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भगवान की मर्जी से चला जाए, डेथ हो पार्टनर, और या जब फर्म में लगातार नुकसान होते हैं। क्या लगता है जब 3 लोग आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, फर्म में लगातार नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं, नहीं संभल रहा बिजनेस, क्या करें। हाँ छोड़ दें, बंद कर दो, तो बंद कर दो। यही है, आखिरी चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब किसी भी कारण से, अब देखो मैंने तो कारण बताया कि भाई लॉस पे लॉस हो रहे हैं, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, बिजनेस संभल नहीं रहा है, बंद कर दो। कई बार ये भी होता है कि लॉस नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी बिजनेस बंद कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 3 लोगों ने बिजनेस किया, बढ़िया से किया, नजर लग गई नजर लगती है खैर, तो हो सकता है ना, मतलब प्रॉफिट में तो चल रहे हैं लेकिन क्या पता, कह सकते हैं दूसरे बुरे शब्दों में कि लालच आ गया है, यानी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सबके सब कह रहे हैं मुझे ज्यादा शेयर चाहिए, मुझे ज्यादा शेयर चाहिए, और आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो लात घूसे बचे, इससे बेहतर है पहले ही बिजनेस बंद करके अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग होकर असल जिंदगी में बिजनेस तो चलता रहेगा लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस तो बंद हो जाएगा भाई। चाहे जो पहले पार्टनरशिप चल रही थी वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर ABC 3 पार्टनर हैं, वो तीनों अलग अलग हो गए, तो A का अलग हो जाएगा, B का अलग और C का अलग, तो वो तो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। तो ये है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो फर्म की शुरुआत से लेकर आखिरी तक की सारी कहानी पढ़नी है इस साल, इस अपनी पहली किताब के अंदर, और जहां ऑब्वियसली हम लोग बातों की शुरुआत करेंगे इसी से, पार्टनरशिप फंडामेंटल से। ठीक है जी, तो डन, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ठीक है जी। हालांकि अगली बात अगर करूं कि इस साल जैसे लास्ट ईयर आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही एस्पेक्ट रहता था, आपको मान के चलो काफी हद तक दोनों तरफ से प्रेशर रहता था कि पहले न्यूमेरिकल सीखो, कंसेप्ट सीखो, न्यूमेरिकल सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर बाद में थ्योरी अलग से पढ़ो, थ्योरी याद करो। और वो लास्ट वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था। पसंद था थ्योरी याद करना है, नहीं ना। हाँ तो बस कोई नहीं, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। इस साल नहीं है थ्योरी, मान के चलो है ही नहीं थ्योरी, बहुत कम थ्योरी है। और जितनी भी थ्योरी है वो सारा का सारा जब कहीं भी भाई, क्योंकि जब कहीं भी हम न्यूमेरिकल भी करते हैं तो ऐसा नहीं सीधा न्यूमेरिकल करना शुरू कर दिया, पहले उसको समझते हैं, जानते हैं क्या टॉपिक है, उसकी इर्द गिर्द की बातें करते हैं। तो मान के चलो जो थोड़ी बहुत सी थ्योरी है वो सारी उसी में कवर हो जाती है। तो जो आपकी थ्योरी है, अगर मैं ओवरऑल 80 नंबर के पेपर के अंदर बात करूं, 80 नंबर के पेपर में, जहां क्लास 11th के अंदर तो होता क्या था, किसी के पेपर में 20 नंबर की थ्योरी आ रही है, किसी में 25, किसी की 30-30 नंबर की भी थ्योरी आती थी कई बार, तो काफी थ्योरी रहती थी। यहाँ तो कितनी रहेगी, 3-4 नंबर की थ्योरी, 4-5 नंबर की थ्योरी, मतलब बस इतनी ही वैरी करती है। बाकी का लगभग लगभग 75 मार्क्स का पेपर न्यूमेरिकल, सब कुछ न्यूमेरिकल। तो इस साल तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही पढ़ने हैं मान के चलिए।
थ्योरी तो नहीं पढ़नी, नहीं है थ्योरी नहीं पढ़नी बिल्कुल। साल का जब अंत आ चुका होगा तब ठीक है, जैसे इस साल भी जो 12वीं के बच्चे थे बिल्कुल आखिरी में जाके लगभग 1.5 घंटे की, सोचो पूरे साल की थ्योरी बट 1.5 घंटे में ऊपर ऊपर से सारी की सारी कवर हो गई और बड़े प्यार से बेहतरीन तरीके से कवर हो गई और समझ में भी आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। मैक्सिमम थ्योरी जो आती भी है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आती है, वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के 4 नंबर के, ऐसा कुछ नहीं आता 12वीं क्लास में, ऐसा कुछ नहीं आता। न्यूमेरिकल ही इतना सारा है, 3 3 किताबें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो न्यूमेरिकल ही काफ़ी है। हर जगह न्यूमेरिकल है, सोचना ही नहीं है कि न्यूमेरिकल हैं या नहीं, थ्योरी है या नहीं, न्यूमेरिकल ही है, सब कुछ न्यूमेरिकल ही है। ठीक है जी। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, जब ये क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने अकाउंट्स की शुरुआत की थी कुछ किस तरीके से कि भाई हमें पहुंचना तो कहाँ है, न्यूमेरिकल तक, लेकिन न्यूमेरिकल तक पहुंचने के लिए पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें करनी पड़ेगी। तो इसलिए ही शुरुआत की कुछ एक क्लासेस के अंदर ऑब्वियसली हमने शुरुआत की 3 4 क्लासेस तक प्योरली सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की ही बातें की थी, कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स बनाए थे और जिसने उन कंसेप्ट्स को काफी ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया था, आगे चलकर अकाउंट्स में वही हमारे बार बार काम आते जा रहे थे। तो बेसिकली ऐसी क्लास 12th के अंदर है, मान के चलो आज की क्लास के अंदर ना कोई न्यूमेरिकल कंटेंट नहीं, माना मैक्सिमम सब कुछ न्यूमेरिकल ही है, लेकिन आज कोई न्यूमेरिकल कंटेंट की बातें नहीं होंगी। आज जो भी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की होने वाली हैं। पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा बेसिक थ्योरी की, जिसमें से मैक्सिमम जो बातें हैं वो आप लोग जानते भी होंगे। जैसे हम बोलना शुरू करेंगे ये तो पता है, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो पता है, तो आओ जरा बातें करना शुरू करते हैं जी। पार्टनरशिप की बेसिक बातें, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो अब पार्टनरशिप की बेसिक बातें क्या क्या हैं? तो आमतौर पर जब कहीं भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है, जब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है, तो जरा बताएं मिनिमम कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, मिनिमम कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए एज अ पार्टनर के तौर पर, और ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सन होने चाहिए एज अ पार्टनर के तौर पर। तो ये तो क्लास 11th की बीएसटी के अंदर भी पढ़ लिया था हमने। हाँ भैया, तो मिनिमम कितने होने चाहिए 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। और ये जो ये मैक्सिमम वाली लिमिट है, ये कई बार आपका आता है, इस तरीके से आता है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है कि मेंशन्ड है कहां, कौन से एक्ट में, क्या ये मेंशन्ड है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है या नहीं? क्या ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन है? हाँ, ये तो 2013 में है ना, मगर 2013 क्या क्या पार्टनरशिप एक्ट? तो ध्यान रखिएगा 2013 का कोई पार्टनरशिप एक्ट ही नहीं है। तो 2013 वाला एक्ट है वो तो कंपनीज एक्ट 2013 है। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि ज्यादातर जब कहीं भी ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है और बातें किसकी चल रही है, पार्टनरशिप की, और ऑप्शन में वहां पार्टनरशिप एक्ट भी चमचमा रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। और तब कई बार मन करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट 50 पार्टनरशिप में ही तो होगी, पार्टनरशिप एक्ट में ही तो होगी, तो वो लगा देते हैं हम लोग कई बार पार्टनरशिप एक्ट। तो ध्यान रखना है कि लगाना नहीं है। और कहाँ क्या लगाना है आपको, कंपनीज एक्ट 2013। और ये पार्टनरशिप की बात कंपनीज एक्ट में क्यों लिख दी, तो उस बारे में भी बात करते हैं अभी, कि ऐसा अन्याय क्यों कर दिया हमारे साथ। मतलब पढ़ाई को सीधा सीधा नहीं बनाए रख सकते ये लोग हैं, ये ऐसा उल्टा सीधा काम करना जरूरी होता है इन्हें। हमारे जज्बातों से खेलते हैं कि पार्टनरशिप की बातें हैं कंपनी में उठा के लिख दी। तो क्यों लिख दी, क्यों लिख दी? क्योंकि क्या 50, अगर अगर कुछ 50 पर्सन का ग्रुप है और वो मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है, क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर एक और एक्स्ट्रा पर्सन जुड़ना चाहे, क्या 51 पर्सन का एक ग्रुप, एक जगह खड़े हैं 51 लोग, क्या वो मिलकर बिजनेस नहीं कर सकते? सरकार मना कर देगी नहीं तुम्हें नहीं करने देंगे बिल्कुल भी, क्या बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट कैसे नहीं कर सकते? पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? कंपनी के अंदर। तो ऑब्वियसली फिर कंपनी की बात है ना, तो कंपनीज एक्ट में ही तो लिखी जाएगी। तो ये बात है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि एक देश के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट हमारी इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है, पूरी दुनिया में नहीं, ध्यान रखिएगा। बाहर के देशों में और दूसरी लिमिट्स हो सकती हैं। तो हमारी इंडिया के अंदर आज की डेट में कभी भी 50 से ज्यादा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके बिजनेस कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो उन्हें कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन जरूर लेना पड़ेगा, एज अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, किसी भी तरीके से ले। पब्लिक कंपनी के तौर पर लोगे तो आप मार्केट में शेयर इशू कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी के तौर पे लोगे तो नहीं कर पाओगे मार्केट में शेयर इशू। बस इतनी सी बातें हैं। तो डन, समझ में आ गया? ओके जी, ठीक है। देन इसके बाद में कुछ एक और बेसिक बातें, जैसा कि कह रहे थे कुछ एक बेसिक बातें ही करेंगे, और ये सभी बेसिक बातें जो स्पेशली हमारी आगे की होने वाली हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी काम आती हैं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है आपका पार्टनरशिप डीड, एक वर्ड होता है पार्टनरशिप डीड, और एक वर्ड होता है आपका
पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बताएं जी बताएं, सबसे पहली बात कि क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार कंपलसरी है या ऑप्शनल है? यानी लॉ ने क्या कहा हुआ है कि आप एग्रीमेंट करो या एग्रीमेंट मत करो, या आपकी मर्जी है? क्या बोला हुआ है कानून ने, क्या बोला हुआ है? खैर हाँ, ऑप्शनल बोला है। लेकिन यहां पर हमें इन शब्दों पे भी ध्यान रखना है कि ये दो बातें होती हैं। एक शब्द होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट और एक शब्द होता है पार्टनरशिप डीड। दोनों वर्ड्स में क्या अंतर होता है? हाँ, और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है? अगर पता नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था, ये छोड़ो इसको। हाँ सही कह रहे हो। और डीड? अच्छा, तो जो तुम्हें बस सही नॉलेज है ना, बस उसको एक सही जगह टाँका भिड़ाना है तुम्हें, सही जगह, बस फिर कंप्लीट हो जाएगी। जरा सुने बात को आराम से। भाई जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जरा मैं बोल देता हूँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब। अब कई बार हम ये सोचते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट सा होगा, कुछ स्टैम्प पेपर पे जो बनता है, क्या ये चीजें एग्रीमेंट होती है? हाँ, यही चीजें एग्रीमेंट होती है असल जिंदगी में। जैसे अगर रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, घर का एग्रीमेंट बना रहे हैं, बिजनेस का एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो स्टैम्प पेपर पे ही बनाए जाते हैं। बट वो स्टैम्प पेपर पे बनाने का मतलब क्या होता है कि हम बकायदा दो पार्टीज की बीच की बोली गई बातों को, कि मैं बेचना चाहता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं, मैं रेंट पे देना चाहता हूं, मैं रेंट पे लेना चाहता हूं, इन बातों को मैं रिटन में लिख रहा हूं, रिटन में लिख रहा हूं। क्या ओरल में अगर कोई बातें बोल दी जाएं, तो क्या लॉ उन बातों को ये कहेगा कि ये बातें भी कोई बातें हैं, ओरल बातों की कोई वैलिडिटी नहीं है? यानी मेरा कहने का मतलब क्या लगता है, जो हमारा कानून, पूरी दुनिया का कानून, इसमें तो मैं पूरी दुनिया को ही कहूंगा, पूरी दुनिया का कानून क्या इस तरीके से चलता होगा कि अगर बातें लिखित में लिखी हैं तो मानी जाएंगी, अगर बातें सिर्फ ओरल बोली हैं तो नहीं मानी जाएंगी? तो क्या ऐसे बना हुआ है कानून? अगर ऐसे बना दिया जाए तो लोग तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से कभी भी कुछ भी, कहीं भी कुछ भी बोलते फिरेंगे। बेशक सीधी सी बात है ना भाई, जो पहले के जमाने में बोला करते थे कि जुबान की वैल्यू होती है ना। और ऑब्वियसली वो एक माहौल था कि जब जुबान की वैल्यू हुआ करती थी, यानी कि एक पर्सन ने अगर कह दिया कि मैं ये काम करूंगा, तो उसकी जुबान है वो जरूर करेगा। आज के वक्त में वो बात अलग है कि उसने अगर ओरल बोल दिया कि मैं ये काम करूंगा, तो शायद वो मुकर जाता है कई बार। लेकिन अगर उसने रिटर्न में दे दिया कि मैं ये काम करूंगा, तो वो शायद ना मुकरे, वो शायद फिर उस काम को करेगा ही, क्योंकि उस चीज का प्रूफ आ जाता है। लेकिन लो कैसे चलता है? लो चलता है, पता है कैसे चलता है? लो ऐसे चलता है कि आप चाहे लिखित में दे रहे हो कि मैं ये काम करूंगा, आप अगर ओरल भी बोल रहे हो कि मैं ये काम करूंगा, और अगर इस बात के सबूत हैं कि आपने ओरल बोला था, तो तुम तो गए काम से, आपको फिर वो काम करना ही पड़ेगा। यानी कोई भी बात चाहे रिटन में बोली जाए, चाहे ओरल बोली जाए, हाँ बस वो बात अलग है कि जो रिटन में लिखी गई बातें होती हैं, उन चीजों को साबित करना बहुत आसान होता है। और जो बातें ओरल बोली गई हों, मुंह जबानी बोली गई हों, तो उनको साबित करने में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। भाई सीसीटीवी फुटेज लेके आनी पड़ेगी, उसमें भी पता नहीं ऑडियो का इशू ना आ जाए, या कोई गवाह लेके आने पड़ेंगे, और वो गवाह भी ऐसे होने चाहिए जिन पर विश्वास आप कर सको। अब अपनी गवाही अगर अपने ही घर वालों से दिला रहे हैं, तो वो इतनी रिलायबल गवाही नहीं है, किसी एक्सटर्नल पर्सन से दिलाओगे तो होगा। या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है तुमने, मतलब इस तरह की कोई भी इंडिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि लो ये कहता है क्या कि भाई अगर ओरल में बातें कर रही हैं, हम नहीं मानते, रिटन में क्यों नहीं किया तुमने? नहीं, ओरल की बातों की भी वैल्यू होती है। जैसे 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 एक कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को अगर ऑर्डर दे देती है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर आप 500 यूनिट भिजवा देना फला फला कोई भी एक तारीख पर, और रिटर्न में कोई बातें नहीं बोली गई, ओरल बातें बोली गई हैं, फोन रिकॉर्डिंग पे बातें बोली गई हैं, और उसके बाद में जो पर्टिकुलर ड्यू डेट थी, उस डेट पर सामने वाली पार्टी ने सही वक्त पे सही सामान नहीं भिजवाया। अब बातें क्या, कोई स्टैम्प पेपर पे कोई एग्रीमेंट हुआ होगा क्या? नहीं, स्टैम्प पेपर पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता इस तरह की चीजों का। ओरल ही मैंने बोला था सामान भिजवा देना, इस डेट पर भिजवा देना, और फिर उन्होंने कह दिया था हम भिजवा देंगे, और फिर उसने ड्यू डेट पर सामान नहीं भिजवाया, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि मैं भी आगे नहीं बेच पाया सामान को। तो क्या मैं ऐसे में कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता हूं? तो बेशक कर सकता हूं। क्या कोर्ट मुझे ये कहेगा कि दिखाओ डॉक्यूमेंट, कागज पत्थर की कुछ तो बनाया होगा तुमने? तो नहीं, हालांकि मुझे प्रूव करना पड़ेगा। वो मेरे लिए परेशानी है, वो मेरे लिए एक चैलेंज है, मेरे वकीलों का चैलेंज है कि वो कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ भाई मैंने फोन कॉल किया था। या तो बहुत आसान, जैसे देखा नहीं, ज्यादातर जो लोग भी ज्यादातर बिजनेस करते हैं, वो अपने फोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का सिस्टम जरूर ऑन करके रखते हैं, सो दैट जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हों वो मतलब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहें, जिससे वही एक सबूत क्रिएट हो जाए।
जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, लिटरली प्रॉपर्टी डीलर तो सारे के सारे ये काम जरूर करके रखते हैं, क्योंकि वहां जबान की कोई वैल्यू नहीं होती है, अचानक से मुकर जाते हैं। तो कल को ना मुकरे इंसान, अगर कहीं भी कोई भी कानूनी कार्यवाही करनी हो तो उसमें थोड़ा सा एक सपोर्ट के तौर पर एक ये सबूत के फॉर्म में पेश किया जा सकता है। वो बात अलग है, कोर्ट के जज उस पर विश्वास करें या ना करें वो उनकी अपनी मर्जी है, बट हाँ लॉ लीगैलिटी देता तो है। तो कुल मिला के जो मुद्दे की बात है, जरा आराम से, एग्रीमेंट वर्ड को पढ़ते के साथ ही हम लोगों को ऐसा लगता है एग्रीमेंट का मतलब होता है रिटन में स्टैम्प पेपर पे बनाया गया कोई चीज। तो क्या ऐसा है? तो जवाब है ना। लॉ की निगाहों में एग्रीमेंट का मतलब है कभी भी दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में किसी भी एक कॉमन मैटर के लिए एग्री हो रही हैं। अब वो एग्री हो सकती हैं रिटन में भी, और वो एग्री हो सकती हैं ओरल भी। और यहां पर पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली सरकार ने बोला हुआ है, साफ सीधा बोला हुआ है, आपको भैया एग्रीमेंट करना है ओरल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आपको करना है अगर रिटन तो वो भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर अपने एग्रीमेंट को रिटन में करोगे, और एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट का मतलब हुआ जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन या तो लिखी जाएंगी या बोली जाएंगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। और क्या होती होंगी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप के अंदर? कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर बिजनेस किया, तो क्या क्या होती होंगी टर्म्स एंड कंडीशन? पहली बात तो बिजनेस का नाम क्या रखा जाए। बिजनेस का नाम रखने में भी बहुत चैलेंज होते हैं। ए कहेगा ए एंड एसोसिएट, बी कहेगा बी एंड एसोसिएट्स, सी समझदारी की बातें भी कर सकता है कि कहे कि ABC एंड एसोसिएट्स क्यों ना रख लें। हालांकि फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहें कि हम अपने नाम पे ही नहीं रखते, हम कोई अनदर फोर्थ नेम ले लेते हैं जो हम तीनों को ही रिजेंबल ना कर रहा हो, जिससे कि ठीक है कोई सी नए पार्टनर को भी एडमिट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। अब उन्होंने रख लिया ABC एंड एसोसिएट्स, कल को डी आ जाएगा, यानी अगर कल को डी को एडमिट करना होगा फिर क्या होगा? वो कहेगा भाई मेरा तो नाम दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आमतौर पर यही होता है कि ABC 3 पर्सन हैं, तो वो आमतौर पर कोई ऐसा नाम रख लेते हैं कि हाँ भाई जो सभी को कॉमन हो जाए, जिससे किसी को दिक्कतें ना हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? ये भी तो एक टर्म्स एंड कंडीशन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? कौन कौन कितना कितना पैसा लगाएगा, वो बिजनेस करेंगे कहां, किस तरह से करेंगे, साथ ही साथ अपनी लगाई गई कैपिटल के ऊपर क्या कोई बदले में इंटरेस्ट भी मांगेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 11वीं क्लास में बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, इस साल बहुत सारा पढ़ोगे आप। और जब जब कोई भी ड्राइंग करेगा अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तो क्या बदले में उससे इंटरेस्ट की भी चार्जिंग हम करेंगे? तो किस रेट से करेंगे? तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। कहने का मतलब क्या है? ये सारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। कानून ने क्या बोला? कानून ने बोला आप इन्हें ओरल कर लो, आप इन्हें रिटन में लिखवा लो। हालांकि अच्छी बातें क्या रहेंगी? अच्छी बातें तो यही रहेंगी कि भैया रिटन में करवाना चाहिए। अब कानून ने तो बोल दिया कि आपकी मर्जी है, हम तो ऑप्शनल कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है जी, कि आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, लेकिन करना तो है ही, करना तो है ही। बिना एग्री हुए पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे चल सकता है? एग्री तो आपको होना ही पड़ेगा, एग्री हुए बगैर काम नहीं चलेगा। तो एग्री होना तो कंपलसरी है, एग्री होना कंपलसरी है। ओरल में करना, रिटन में करना ऑप्शनल है। जब आप उसे रिटन में कर लेते हो तो वो रिटन के पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली रिटन में जब हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटन में लिखवा लेते हैं, स्टैम्प पेपर पे बनवा लेते हैं, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब रिटन में करवाना कंपलसरी है? नहीं, ओरल भी तो कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल है। डीड बनाओ ना बनाओ, अब डीड बनाओ मतलब रिटन में करवाओ, तो डीड बनाओ मतलब रिटन में करवाओ, ये करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी है, ठीक है जी। हालांकि लॉ कहता है, मतलब इस तरह की बातें बोली जाती हैं, जजेस भी बोलते हैं कि हम सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया डीड बनवा लेनी चाहिए। असल जिंदगी में भी बनवा लेते हैं ज्यादातर लोग, मतलब डीड बनवा लेते हैं। ओरल बातों का क्या भरोसा, आजकल तो वैसे भी नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। ओरल में कहाँ है? अभी कह रहे 50-50 पार्टनर, बाद में कहेंगे हैं मैंने तो 90% कहा था। तो नहीं, मतलब कलेश हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब ये वाली बात में तो क्लैरिटी आ गई होगी। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट का मतलब है सिंपली पार्टनर्स का एग्री होना टुवर्ड्स अ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन। तो एग्री होना तो कंपलसरी है, वरना बिजनेस ही कैसे चलेगा। रिटर्न में करवाना ऑप्शनल है। अगली बात, वंस एक बार आपने पार्टनरशिप डीड बनवा ली स्टैम्प पेपर पे बनवा ली, फिर उसके बाद क्या रजिस्ट्रेशन जैसी बातें भी होती हैं? सबसे पहली बात तो आप रजिस्ट्रेशन कराने कहां जाते हो? रजिस्ट्रेशन विद कहां जाते हो? जैसे कि बोल देता हूं, हिंट दे देता हूं, फिर जरा जवाब दे ना, क्या पता दे दो। जैसे कि कंपनी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी में जाते हैं हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने कहां जाएंगे? या तब भी आरओसी पहुंच जाएंगे? वो कहेंगे तुम कौन, मतलब कंपनी रजिस्टर कराने आए हो पार्टनरशिप, तो वहां क्यों आए हो? तो दूसरे भी हैं रजिस्ट्रार क्या होता है? ये रजिस्टर नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना, रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार क्या होते हैं? गवर्नमेंटल अथॉरिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करके चलती हैं अलग अलग मैटर पे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, कौन कौन कंपनी है, कौन क्या क्या नाम है, कौन कौन शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऐसे करके। तो एक है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और भी रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है जी, और भी रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस भी होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ लैंड्स भी होते हैं, जहाँ प्लॉट की रजिस्ट्री वगैरह होती है, वो सुना होगा कि मकान की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो वहाँ भी तब भी हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, लेकिन वो अलग रजिस्ट्रार है, वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाने, वो कहेंगे यहाँ कहाँ से आ गए ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में जाकर, जो कि एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, करवा सकते हैं का मतलब ये कंपलसरी है या ऑप्शनल? हाँ भाई, सीधी सी बात है, जब पार्टनरशिप डीड बनाना ही ऑप्शनल है तो ये काम भी तो ऑप्शनल ही होगा। क्योंकि खुद सोचो, अगर किसी ने, भाई किसी ने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, क्या ऐसा हो सकता है पार्टनरशिप डीड ना बने? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? अगर उन्होंने ओरल बस बातें कर ली, बस बैठे एक जगह, बैठे पॉपकॉर्न लेके बैठे, बातें चल रही हैं कि मिलके करते हैं बिजनेस ये वो, और कर भी दिया फिर शुरू, तो वो तो ओरल एग्रीमेंट पे चल रहे हैं। अब जो ओरल एग्रीमेंट पे चल रहे हैं, क्या पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? नहीं। करवाएंगे कैसे जब कागज पत्री कुछ है ही नहीं? तो वहां क्या 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 बातें बोलेंगे दोबारा से कि जो बातें हमने उस दिन चेयर पे बैठ के बोली थी, और फिर से बोलते हैं रजिस्ट्रार के आगे और कर लो इसको दर्ज ऑब्वियसली नहीं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स लगते ही हैं, जब आपने रिटन में बनवाई होगी डीड, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करवाना भी एज अ रिजल्ट आपका ऑप्शनल ही बन जाता है। पार्टनरशिप डीड कहाँ बनता है ये कह रहे हो? मतलब असल जिंदगी में? अरे ये तो कहीं भी बन जाता है, यानी कहीं भी बन जाता है, ये जो कैफे वाले होते हैं ये बना देते हैं। हाँ मतलब मतलब जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है, सभी कैफे वाले नहीं बनाते, इनमें से कुछ होते हैं जो स्टैंप वेंडर होते हैं। यानी स्टैंप वेंडर कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट के जो स्टैंप पेपर होते हैं उनको प्रिंट करने की वो अथॉरिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंप वेंडर होते हैं, जो काफ़ी हैं, मतलब इस बुराड़ी एरिया के अंदर तो बहुत हैं, बुराड़ी के अंदर है, संतनगर के अंदर है कुछ कैफे वाले जो स्टैंप वेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो वो कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर करते हैं और फिर स्टैंप पेपर निकालते हैं। फिर उसके बाद में जो भी आपको उसके ऊपर लिखवाना है, रेंट एग्रीमेंट बनवाना है या पार्टनरशिप डीड बनवानी है, कुछ भी बनवानी है, तो फिर उसके ऊपर वो प्रिंट कर देते हैं। फिर उसके बाद में उसके ऊपर वो अपनी एक स्टैंप लगाते हैं, क्योंकि वो ऑथराइज्ड स्टैंप वेंडर हैं, सबके पास नहीं होती वो स्टैंप। वो स्टैंप कहाँ से मिलती है? तो वो कोर्ट के अंदर जाकर अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए, तो वहाँ से बनती है पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। कहीं से ही बन जाती है, मतलब बात यही है फिर कि पार्टनरशिप आसान काम है ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, ऐसे करके, ठीक है जी। ये कहाँ पे होते हैं? ये तो मतलब ज़्यादातर जो कोर्ट्स के आसपास इनके ऑफिसेज होते हैं, मतलब ऐसे करके कोर्ट, जैसे यहाँ आसपास में अगर कहीं तो 30 हज़ारी कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, तो यहाँ कहीं होंगे। हाँ हाँ। अच्छा, करियर काउंसलिंग पे आ गए तुम, चलो ठीक है, सुनो। बेसिकली अगर हमें, भाई हम कॉमर्स फील्ड के अंदर आ गए हैं, कॉमर्स फील्ड में आने के बाद में आप जो अपनी करियर की फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो वो क्या क्या है? वो मेनली, और इन्हीं तीन में से किसी एक फील्ड में जाना चाहिए हमेशा, किसी चौथी में नहीं। या तो फाइनेंस, पैसा, या मैनेजमेंट यानी बीएसटी, और या फिर लीगल यानी कि लॉ जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो आमतौर पर ये मतलब हमारे तीन करियर पाथ होते हैं। इन तीन करियर पाथ में अलग अलग कोर्सेज हैं। फाइनेंस में अलग अलग कोर्स हैं हमारे, सीए है, एमबीए इन फाइनेंस है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फील्ड के अंदर बीबीए, एमबीए, एमबीए इन मार्केटिंग और एचआर। और देन तीसरा आता है लीगल, लॉ की फील्ड में। तो लॉ की फील्ड में एक तो हमारा ट्रेडिशनल कोर्स एलएलबी ही है, वही बी ए एल एल बी, या मतलब बी कॉम एल एल बी, या बी बी एल एल बी, यानी एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन, एंड देन आफ्टर दैट एल एल बी, एल एल बी। अब एल एल बी के अंदर तो होगा क्या है कि आपको खूब सारा लॉ पढ़ा दिया जाएगा, काफ़ी सारा लॉ पढ़ा दिया जाएगा, आपको हर तरह का लॉ पढ़ा दिया जाएगा। आपको भारतीय संविधान से लेकर फैमिली लॉज, घर के झगड़े कैसे सुलझते हैं कानूनी तरीके से, और कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सिक्योरिटीज के मुद्दे होते हैं, सिक्योरिटीज लॉ होते हैं वो, और क्रिमिनल लॉ, मर्डर कर दिया है, मतलब इस तरह की जो धाराएं होंगी वो सारी बढ़ा दी जाएंगी। तो मतलब सब कुछ बढ़ा दिया जाएगा। तो जो एलएलबी है वो ये है।
और जबकि एक दूसरा जो कि है कि अगर भाई हम कई बार होता है कि नहीं हम तो कॉमर्स में हैं, हमारा तो बिजनेस से लेना देना है, तो हमें कानून तो पढ़ना है, बट टू द पॉइंट सिर्फ बिजनेस से रिलेवेंट कानून पढ़ना है जो बिजनेस कंपनीज के ऊपर लागू हो, फॉर्म्स के ऊपर लागू हो। मुझे लेना देना नहीं है फैमिली लॉ से, क्रिमिनल लॉ से, या भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो ऐसे सिचुएशन में हम कंपनी सेक्रेटरी सीएस करते हैं, जिसके अंदर सीएस के अंदर सिर्फ लॉ ही पढ़ाते हैं। मान के चलो सीएस भी एक तरह के लॉयर ही होते हैं, बस उनको पढ़ाया जाता है स्पेसिफिकली लिमिटेड लॉ, फिर बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, यानी जो बिजनेसमैन के काम आता है। यानी वेन एवर जब कभी भी हम सीएस कर लेते हैं तो हम किसी कंपनी के सभी तरह के लीगल मुद्दों को सुलझा सकते हैं। हाँ, किसी ने किसी के कान पे बजा दिया तो उस तरह के लॉज उसको नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है, वो एलएलबी को पढ़ाए जाते हैं। हालांकि कई बार ये वाली बात सुनकर फिर बच्चों को लगता है ठीक है फिर तो हम समझ गए, फिर तो एलएलबी बढ़िया है ना, कि एलएलबी में तो सब पढ़ा देंगे, ईएस तो फिर शायद छोटू हुआ ना, फिर मतलब ऐसे करके कि उसमें तो कम पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे करके। तो क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा ही तो है? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों नहीं है जरा सुन लीजिएगा। ऐसा क्यों नहीं है कि एलएलबी तो बढ़िया है ना, उसमें तो सब कुछ पढ़ा देंगे, उसमें तो हम परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे फिर, और सीएस को तो फिर लिमिटेड लॉ पढ़ाते हैं तो वो तो शायद छोटू रह जाता होगा थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं है। जैसे ऑब्वियस सी बात है कि देखो पहले का जमाना थोड़ा और था। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि कोई भी दिक्कत है, कॉमन डॉक्टर है, वहीं जा रहे हैं जी। नजला हुआ, जुकाम हुआ, पेट दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, हड्डी दर्द हुई, मांस फट गया, सब हो गया, एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब तो नहीं, अब लोगों का नेचर बहुत बदल चुका है, और ज्यादातर लोगों का तो नेचर बदल चुका है। भाई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर उन्हें कोई भी बोन की प्रॉब्लम होती है तो वो फिर ये कॉमन जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाते। जनरल डॉक्टर कौन होते हैं? जिन्हें सारी चीजों की जानकारियां होती हैं। जनरल डॉक्टर के फिर तो ऑर्थो डॉक्टर के पास जाते हैं कि भैया हम तो हड्डी का अच्छे से इलाज कराएंगे, एक्सरे एमआरआई सब कुछ कराएंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट है ना वो उस चीज का, स्पेशलिस्ट है, उसे ज्यादा पता है स्पेसिफिकली, उसे दुनिया जहान के बारे में कुछ नहीं पता उसे, मगर उस मैटर पे बहुत अच्छे से पता है। तो जो सीएस है वो भी क्या है, उसे नहीं पता दुनिया जहान का कुछ भी, फैमिली लॉ कैसे निपटते हैं, क्रिमिनल लॉ कैसे होते हैं, नहीं पता उसे, बिजनेस लॉ अच्छे से पता है। तो ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, वो एलएलबी को इतना प्रेफर नहीं करती, यानी एलएलबी एडवोकेट्स को इतना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि एडवोकेट तो उलझे रहते हैं, वो इतने ज्यादा स्पेशलाइज नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें सब पढ़ा दिया जाता है। और ऊपर से एलएलबी कॉलेज से होती है। अब जो अच्छे लॉयर होते हैं, जो अच्छे कॉलेज से अपनी एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो बढ़िया हैं, वो तो बेस्ट हैं। पर जो बेकार कॉलेज से, बेकार तरीके से, अब यूपी की सीसीएस यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर ली किसी ने, तो वो तो मतलब वर्थलेस है लगभग लगभग, ठीक है। जबकि सीएस सीएस तो किसी कॉलेज से नहीं होता, ये तो समथिंग लाइक सीए रहता है कि या तो आप एफिशिएंट हो तो पास हो जाओगे, नहीं हो तो लटक जाओगे। ये वाली बात है, जब तक एफिशिएंट बनोगे नहीं तब तक पास होगे नहीं। तो ये वाली चीजें हैं, ठीक है जी। तो खैर मुद्दा ये है कि सेगमेंट वो नहीं है कि एलएलबी में खूब सारा पढ़ा देते हैं, सीएस में लिमिटेड पढ़ा दें तो छोटू रह जाएगा, नहीं, ये स्पेशलिस्ट बन जाएगा फिर इन चीज़ों का। तो कंपेरेटिवली ज़्यादा वैल्यू इसी की रहेगी। यही कारण है कि एलएलबी से ज़्यादा वैल्यूएशन जो रहती है वो सीएस की रहती है। लेकिन इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि हाँ कोई एलएलबी ऐसा नहीं हो सकता जो सीएस से ज़्यादा नहीं कमा रहा। एलएलबी तो बहुत कमाते हैं, जो कमाने वाले हैं वो तो बहुत अर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। ये वाली बातें हैं, ठीक है भैया। हाँ चलो खैर तो इसके अलावा अब जरा आगे थोड़ी सी और एडिशनल बातें करते हैं जी। क्या, जैसा कि हमने पीछे पढ़ी थी एक लाइन एक बात, कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है ऑप्शनल है? हाँ, पार्टनरशिप डीड बनाना तो ऑप्शनल ही है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, और कैसे चल रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। अच्छा, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, भाई सारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन कहां लिखी जाती हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट मींस पार्टनरशिप डीड में। तो जो भी सारे के सारे रूल्स हैं, जो भी सारी सारी बातें हैं, वो किसके हिसाब से होती हैं? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होती है, जिन्होंने बनाई है। लेकिन जिन्होंने बनाई ही नहीं, तो उनका कैसे चलेगा काम काज, कैसे चलेगा उनका, यानी रूल्स कैसे अप्लाई होंगे? तो रूल्स गवर्न, रूल्स कैसे चलेंगे? एज पर। तो सरकार आ जाएगी ना बीच में कि अब तुमने खुद ने नहीं बनाया, तो हम लिख देते हैं, कहां लिख देते हैं? पार्टनरशिप एक्ट में लिख देते हैं। अब ये बातों आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट एक कानून है, और वो तब एप्लीकेबल होगा अगर आप अपने लिए कानून नहीं बना रहे। यानी अगर आपने डीड बना ली है, डीड बना ली है, रिटन में एग्रीमेंट कर लिया है, सारी बातें लिख ली हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट से होगा, कैपिटल कौन कौन कितना लगाएगा, वगैरह वगैरह, खूब सारी टर्म्स एंड कंडीशन, तो अगर आपने खुद ने लिख ली है
ठीक है जी, उसी के हिसाब से चलेंगी बातें। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं लिख रहे हो तो हम बता देंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं कि हाँ अगर आपने डीड नहीं बनाई तो ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वगैरह वगैरह। बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। लेकिन क्या आपको बहुत सारी बातें पढ़नी है? तो जवाब है ना, आपको लिमिटेड बातें पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ कुछ मैटर्स पे। कितने? 5 मैटर्स पे। यानी बातें तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट, क्या पार्टनरशिप एक्ट भी कभी पढ़ने को मिलेगा? एक्ट, कानून, पूरा का पूरा कानून। कानून कौन से कोर्स में पढ़ने को मिलेगा? तो कानून तो हर किसी कोर्स में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जब हम कॉमर्स फील्ड में आ जाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड लीगल, ये आपके 3 पाथ हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर एक पाथ पकड़ोगे तो आपको वही पढ़ने को मिलेगा। आप कोई भी पाथ पकड़ लो, आपको बेसिक तो सारे ही पढ़ाया जाएगा, बस जो पाथ पकड़ोगे वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा। अब अगर आप बीकॉम करोगे तो भी लॉ पढ़ना है, बीबीए करोगे तो भी लॉ पढ़ना है, बीसीए करोगे तो लॉ नहीं पढ़ना है। बीसीए मतलब वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स, तो लॉ का क्या काम है फिर उन्हें, कानून का क्या काम है, उन्हें लॉ नहीं पढ़ाया जाता। अदरवाइज ज्यादातर कोर्सेज के अंदर पढ़ा देंगे। सीए करोगे लॉ पढ़ाएंगे, सीएस को तो पढ़ाएंगे ही लॉ बिल्कुल, एलएलबी में तो लॉ ही लॉ है। तो ज्यादातर हर जगह आपको लॉ पढ़ने को मिलता है, तो ये तो पढ़ा दिया जाता है आपको ज्यादातर सभी कोर्सेज के अंदर आगे चल के। जो मैंने कहा कि 5 मैटर्स की आपको बातें पढ़नी है, तो वो 5 मैटर्स क्या क्या हैं, तो जरा सुने। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि भाई आमतौर पर अगर पार्टनरशिप डीड है, आपने उसमें कुछ लिखा है कि हाँ भाई 60-40 के पार्टनर हैं हम, या 90-10 के पार्टनर हैं हम, या 75% और 25% के पार्टनर हैं हम, तो जो लिखा है वो चलेगा। अगर डीड में कुछ लिखा है तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपने डीड में कुछ लिखा ही नहीं और बाद में चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो हैं कि हाँ मुझे तो 60% चाहिए, नहीं मैं लूंगा 90%, तो क्या लगता है वैसे कानून ने क्या लिखा होगा? मतलब क्या लिखा होगा कि क्या रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो कानून तो वही करता है ना, क्या कि हाँ आधा आधा सबको एक बराबर, और क्या। तो वो तो ऐसी बातें कहेगा जिससे मतलब लड़ाइयाँ ना हो कि भैया अगर तुम्हें नहीं रखना था इक्वल तो तुम लिख लेते, अब तुम नहीं लिख रहे हो तो हम तो इक्वल ही बोलेंगे, इक्वल के भला और क्या बोल सकते हैं हम। तो बेसिकली उन्होंने तो इक्वली वाली बात बोली हुई है कि इक्वली इक्वली बढ़ जाएगा प्रॉफिट। अगर आपने डीड नहीं बनाई, या तो डीड नहीं बनाई या डीड तो बनाई बट डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना भूल गए तो भी इक्वली ही चलेगा। इसके अलावा कुछ और मैटर्स पर भी बातें लिखी हुई हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 11वीं क्लास में आया था, जिसे हमने सबसे कम समझा था, सिर्फ जर्नल एंट्री याद की थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट याद किया था, है ना कि प्लस और माइनस कर देंगे, क्यों कर देंगे पता नहीं, कर देंगे तो कर देंगे, बस बात खत्म। बट जितनी कम बात हुई थी ना क्लास 11th में, यहाँ क्लास 12th के अंदर उतनी ज्यादा बात होगी। और क्योंकि इतनी सारी बात करनी है तो आज डेफिनेटली नहीं करूंगा मैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो पहले बात करेंगे, खूब बात करेंगे, इसकी तो जर्नल एंट्री सीखेंगे, बहुत बात होने वाली है, तब जाके पता लगेगा पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है। और ऐसे ही एक बात होने वाली है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो इनकी तो बारी बारी से चप्पे चप्पे पर जाकर सबसे पहले डिटेल में बातें करेंगे। होता क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब क्या है इसका, जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी, और तब जाके बात करेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है इस चीज के बारे में। ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और एक ये भी होता है, ये भी होता है, क्या होता है? पार्टनर सैलरी है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। सैलरी तो किसे देते हैं? एम्प्लॉयज को। पार्टनर तो कौन है? मालिक। मालिक को सैलरी देगा कौन फिर कौन इतना बड़ा हो गया तो ठीक है, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और मतलब इलॉजिकल सा टॉपिक लग रहा है, क्यों अचानक से आ गया, तो इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट, एक और इंटरेस्ट है, खूब इंटरेस्ट है इस साल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब एक फर्म के अंदर पैसे की कमी पड़ती है कई बार, हाँ, आमतौर पे फर्म के अंदर पैसा देने वाला कौन? पार्टनर। पार्टनर ही लगाते हैं फर्म के अंदर पैसा, सीधी सी बात है। लेकिन कई बार जब भी पैसे की कमी पड़ जाती है तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? हम बाहर जाएंगे लोन लेने के लिए। बाहर जाएंगे लोन लेने के लिए, कहाँ से लोन ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं। बैंक से नहीं मिला तो कहाँ जा सकते हैं? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के पास जा सकते हैं, किसी और पर्सन के पास जा सकते हैं, इंसान के पास जा सकते हैं। तो जब सभी इंसानों के पास जा सकते हैं तो अपने खुद के पार्टनर के पास भी जा सकते हैं क्या? हाँ, जब किसी के पास भी जा सकते हैं तो क्यों नहीं पार्टनर के पास भी जा सकते हैं, है ना। हालांकि इस टॉपिक में भी लिमिटेड बात तो मैंने इतनी बोली है, लेकिन हाँ इसमें भी अपने आप में थोड़ी सी तो है दिक्कत कि पार्टनर के पास जा सकते हैं, पार्टनर से लोन ले सकते हैं। पार्टनर तो जब भी पैसा लगाता है उसे तो कैपिटल कहते हैं, तो ये आज लोन क्यों बोल रहे हैं हम फिर, है ना बात नहीं है भाई। यहाँ
इतनी बात तो समझ में आती है कि किसी से भी लोन ले सकते हैं तो पार्टनर से भी ले सकते हैं। लेकिन पार्टनर तो जब जब पैसा लगाता है तो उसको तो कैपिटल कहते हैं, तो उसको तो फिर कैपिटल ही कहना चाहिए, तो उसको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहना चाहिए। तो अब ये अलग नाम देने की क्या जरूरत थी, तो इसकी भी अपने आप में एक बात है, तो वो भी पढ़ेंगे हम। तो ऑब्वियसली इन सब के बारे में तो डिटेल में बातें करूंगा, जो मैं ऑब्वियसली अगली क्लास के अंदर बात करूंगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इनके बारे में क्या क्या बातें मेंशन की हुई हैं, क्या क्या बातें मेंशन की हुई हैं। तो इनके आगे का तो कंटेंट क्या क्या है तो वो तो तब पता लगेगा। और बस फिलहाल के लिए आज की क्लास की अब एक आखिरी बात करते हैं, पूरी एक क्लास हो गई बिना जर्नल एंट्री के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 2 जर्नल एंट्री सीख के जाएंगे हम। 2 जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहली जर्नल एंट्री वो याद है हमें, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता था तो क्या जर्नल एंट्री होती थी? बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता था तो क्या जर्नल एंट्री होती थी? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर तो बिजनेसमैन एक नहीं एक से ज्यादा होंगे, आमतौर पर बिजनेसमैन यानी पार्टनर्स एक नहीं एक से ज्यादा होंगे। सपोज करो किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है इनटू द बिजनेस, इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख। बहुत पैसा है मिस्टर ए के पास में, रुपीज 50,000 इतना नहीं है, एंड रुपीज 10,000 बहुत कम पैसा है मिस्टर सी के पास, रेस्पेक्टिवली इनटू द बिजनेस। तो इस तरह की सिचुएशन में, और ये जो मैंने ये वाली बातें बोली थी कि बहुत पैसा है मिस्टर ए के पास में, सी के पास में कम है, तो ये बात अगली क्लास में कनेक्ट होगी हमारे इन पर्टिकुलर टॉपिक से, समझ में आएंगी हमें बातें। ये बातें बहुत मैटर करती हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। खैर फिलहाल के लिए तो लिमिटेड नॉलेज अप्लाई करते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, क्या जर्नल एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब भी क्या होने वाला है कि भाई टोटल पैसा कितना लगा, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,60,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल डेबिट होना चाहिए, 1,60,000 रुपए। और क्या हम ऐसे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000 रुपए? ऐसे नहीं लिखने वाले भाई, हम तो क्या करने वाले हैं, अब तो जितने पार्टनर हैं उनका सभी का कैपिटल अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेंगे हम। और इसका कारण क्या है, तो कारण भी अभी सुनते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां खाली कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, अगर 2 पार्टनर हैं तो 2 कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर हैं तो 4, 10 पार्टनर हैं तो 10। हमारे क्वेश्चन में 3 या 4 ही होते हैं, 4 से ज्यादा कभी नहीं होते ऑल दो। खैर तो तीनों का ही अलग अलग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। और क्यों बनाएंगे वो भी अभी समझते हैं आराम से कि क्यों बनाए। हाँ करूंगा करूंगा, धीरे धीरे बात करूंगा। बाकी वो भी है बिल्कुल है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो मिस्टर ए है ये तो बहुत बड़ा चौधरी है, ये तो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, इसने तो पूरे पूरे 1 लाख रुपए लगाए हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं कि बिजनेसमैन जितना बिजनेस में पैसा लगाता है, जितना बिजनेस में पैसा लगाता है उतना वो निकाल भी सकता है। अब अगर मैं इस तरह से इनका अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन ना करूं तो पता कैसे लगेगा कि किसने कितना पैसा लगाया है। अगर मैं इनको एक कॉमन अकाउंट के अंदर ही, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर दूं तो सबका एक कैपिटल अकाउंट। अब सी ने कितना लगाया, ए ने कितना लगाया, पता ही नहीं लगेगा। तो जिसने जितना लगाया वो उतना निकाल भी तो सकता है। यानी कि एक तरीके से एक लाइन बोलता हूं, बताओ जी जरा समझ में आती है कि ये वाली लाइन? बढ़िया लाइन है ये, बहुत काम आएगी आपके वाकई में। यहाँ शुरुआत में ना, जैसे कि मैं कह रहा था 2-3 क्लास में जो कंसेप्ट बनेंगे ना, शुरुआत में आसान लगते हैं आपको, लेकिन यही आसान आसान से कंसेप्ट आगे चलकर आपकी भारी भारी भरकम चीजों को बहुत आसान बना देते हैं अगर आप याद रखोगे तो। क्या है जी, ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट ये रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को, रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को। किस चीज को? रिप्रेजेंट्स ड्रॉइंग पावर, ड्रॉइंग पावर ऑफ अ पार्टनर। ड्राइंग पावर मतलब ड्राइंग करने की पावर, ड्राइंग करने की पावर मतलब मिस्टर ए ने लगाई 1 लाख रुपए तो ये ड्राइंग कर सकता है पूरे 1 लाख रुपए की। मिस्टर सी सिर्फ 10,000 रुपए लगाए हैं, ड्राइंग पावर बहुत कम है इसकी, सिर्फ 10,000 रुपए ही है। अगर हम इस तरीके से अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, कॉमन मर्ज कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, हमें पता नहीं लगेगा किसकी कितनी ड्राइंग पावर है। बिजनेस में तो पूरे 1,60,000 है ना, मिस्टर सी निकाल ले जाएगा ज्यादा पैसा। हाँ ठीक है, अगर हमने एक ही कैपिटल अकाउंट बना दिया तो
तो अब तो हमें दिख रहा है मिस्टर सी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपए मौजूद हैं, ये निकाल ही नहीं सकता 10,000 रुपए से ज्यादा। इसके क्रेडिट में जब 10,000 हैं तो ऑब्वियसली ये डेबिट 10,000 से ज्यादा नहीं कर पाएगा अपने कैपिटल अकाउंट को। तो जरा आराम से, ये जो हमने जर्नल एंट्री सीखी है ये किस चीज की सीखी है? ये सीखी है जब कहीं भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है, जो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बट अब पार्टनर के नाम के हिसाब से होगा। देन ऐसे ही एक दूसरी जर्नल एंट्री जो लॉजिक के हिसाब से उम्मीद करता हूं काफी आसानी से जवाब भी दे देंगे हम लोग, कि अगर पैसा निकालें तो सपोज करो ए एंड बी विड्रू, पैसा निकाल लिया उन्होंने, ए एंड बी विड्रू ₹10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। हाँ जी, तो इस अब क्या होने वाला है? सही है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, हालांकि पिछले साल तो हमने देखा जाए तो कुछ और पढ़ा था, नहीं पढ़ा था हमने कुछ और? पिछले साल तो हमने कुछ और पढ़ा था मतलब विड्रॉल यानी ड्राइंग। तो ड्राइंग के केस में तो हम कुछ वो बोलते थे कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, है बोलते नहीं थे ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। तो ये कहाँ चला गया? तो ये बेसिकली यहाँ चला गया। बेसिकली पिछली बार हम क्या बोला करते थे कि जब कहीं भी ड्राइंग होगी तो हमने कहा था कि ड्राइंग के केस में हम तो एक नए अकाउंट का जन्म कर देंगे। कौन सा? ड्राइंग अकाउंट का। ठीक है जी, ओके, ड्राइंग अकाउंट का। और जरा थोड़ा सा आप मुझे एक बात बताएं, क्या कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? कैपिटल अकाउंट का नेचर का मतलब कि कैपिटल जो कि एक लायबिलिटी है, वो बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट? बताओ। क्रेडिट होती है। और घटती है तो क्या होती है? डेबिट। ठीक है जी। अब जरा थोड़ा सा ये जरा सोच के देखें, क्या सोच के देखें, जब आपने पिछले साल ये कलाकारी की थी कि ड्राइंग के केस में एक नया अकाउंट ओपन किया था, ड्राइंग अकाउंट, आप अल्टीमेटली क्या करते थे? देखो चैप्टर नंबर 8 जर्नल बनाते वक्त तो आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते थे, फिर इस ड्राइंग को ढोते रहते थे। हम इस ड्राइंग अकाउंट को लेकर ढोते रहते थे, पहले लेजर में, फिर उसके बाद में ट्रायल बैलेंस में, और फिर उसके बाद में फाइनेंस, और फिर करते क्या थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाके क्या करते थे? इस ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल में से माइनस कर देते थे। यानी अल्टीमेटली ये ड्राइंग करता क्या है? जरा अल्टीमेटली सोचें। चैप्टर नंबर 8 में क्रिएट करते हैं, फिर ढोते रहते हैं, कैपिटल में ले जाके फेंक देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस अल्टीमेटली तो इसे कम करना है ना। तो जब फाइनली इसे कम ही करना है तो सीधा 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 कैपिटल को ही डेबिट कर दो। ऐसे ढोने की क्या जरूरत है? ऐसा नया अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही क्या है? तो बेसिकली बात ये चल रही है। तो जो ड्राइंग की जर्नल एंट्री है वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वो भी सही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वो भी सही है। 11वीं क्लास में हम ड्राइंग टू कैश पढ़ते थे, इस साल नहीं पढ़ेंगे कहीं भी ड्राइंग टू कैश। इस साल हम कैपिटल टू कैश करेंगे, और हर जगह कैपिटल टू कैश करेंगे, ड्राइंग अकाउंट लिखना ही नहीं है आपको कहीं पर भी। तो बेसिकली जो जर्नल एंट्री हम लिख रहे थे वो सही लिख रहे थे, आपको कोई भी ड्राइंग का नाम नहीं लेना, आपको कोई भी ड्राइंग का नाम नहीं लेना। आपको तो सिंपली, जैसे कि बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री कैश टू कैपिटल हुई थी, तो ड्राइंग की एंट्री कैपिटल टू कैश उल्टी एंट्री हो जाएगी। इसने 10,000 निकाला, इसने 5,000 निकाला, तो इसने 10,000 निकाला, इसने 5,000 निकाला, टोटल ड्राइंग कितनी की? 15,000 रुपए। तो बताओ जी, क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? तो जैसा ही कहा था, 2 जर्नल एंट्री सीख के जानी है। तो सीख लिया आपने, एक बिजनेस में पैसा लगाने की जर्नल एंट्री और एक बिजनेस में से पैसा निकालने की जर्नल एंट्री। अभी पढ़कर समझ में आ गई होगी, सच में बता रहा हूँ। चौथे 5वें चैप्टर में दोबारा से ये एंट्रीज काम आती हैं, और जब पूछता हूँ ना, डब्बा गोल, टाटा बाय बाय, हाँ ये बचकानी सी आसान सी एंट्री भूल चुके होते हैं हम लोग। वो सोचो इतनी आसान सी एंट्री भूल जाते हैं हम लोग। तो बात क्या है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे टाइमली रिवाइज करते रहें। हर क्लास के अंदर लिमिटेड कंटेंट ही करेंगे हम लोग, लेकिन पहली बात तो उस कंटेंट को कॉपी के अंदर ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। कॉपी के अंदर सजा के जरूर लिखना है हर कॉपी का काम। ईयर एंड पे ना बहुत काम आता है, जब आपका फाइनल पेपर आ जाता है ईयर एंड पे बहुत ज़्यादा काम आता है। जो बच्चे नहीं बनाते ना, फिर उलझे रहते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ईयर एंड पे बहुत काम आता है, तो कॉपी जरूर मेंटेन करें। इवन बेहतर काम करने के लिए मैं बोलूँ क्या करना है, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का, जो भी टॉपिक होता है उसका एक होता है लिमिटेड कंसेप्ट, और फिर उसके अलावा हम करते हैं थोड़ी बहुत एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो हम बुक से करते रहते हैं। टीएस ग्रेवाल बुक से जी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे करके खूब सारे क्वेश्चन। तो 2 कॉपी बना लें, एक आपके कंसेप्ट्स की और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि अदरवाइज होता यही है कि कंसेप्ट लिखा, फिर पन्ने पलटे, खूब सारे न्यूमेरिकल आ रहा है, फिर दोबारा से कंसेप्ट आ रहा है, फिर ढेरों सारे न्यूमेरिकल। तो बाद में रिवीजन के टाइम पे ना थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को कि भाई आपको जब कहीं भी फिर वो ढूंढना होता है कंसेप्ट, तो आपको पन्ने पलट पलट के ढूंढना पड़ता है, और कई बार आपको मिल नहीं पाता, सही वक्त पे नहीं मिल पाता। तो इसी का अच्छी बात यह है
कि 2 रजिस्टर बना लें, जहां पर एक तो वही छोटू सा पतला सा बना लो, वो कंसेप्ट वाला तो कितना ही होगा, तीनों किताब एक में ही खत्म हो जाएंगी, एक ही रजिस्टर में कंसेप्ट। न्यूमेरिकल में तो पता नहीं कितने 4-5 रजिस्टर भर जाएंगे, न्यूमेरिकल तो इतने ही करने हैं, तो न्यूमेरिकल में तो बहुत भर जाएंगे। तो बेसिकली 2 रजिस्टर बना लें, एक कंसेप्ट का ही डेडिकेटेडली रजिस्टर बना लें, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही आप लोग लिखें, ईयर एंड पर बहुत ज्यादा मदद करता है आप लोगों को, ठीक है जी। तो डन 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 डन, अभी की बात खत्म।